गैलेक्सी के केमिस्ट्री ट्रैक में हम लोगों ने फिर से एक बार अपना समय दिया है। और आज के इस टॉपिक में हम लोगों को ये देखना है कि लेक्चर में महत्वपूर्ण जो पिछले सेशन में 10th क्लास के लिए जरूरी बातें छूट गई थी उस पर हम लोगों को काम करना है। तो पहला चैप्टर था हम लोगों का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये चैप्टर 10th क्लास और कंपटीशन के उद्देश्य से बनाई गई है। खासतौर पर वो कंपटीशन जो रेलवे, एसएससी एंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड है। तो आज के इस सेशन में हम लोगों को बात करना है महत्वपूर्ण टॉपिक विकृत गंधिता। पिछले सेशन में मैंने बहुत सारी चीजों पर बात किया था, तो आज की टॉपिक हम लोगों की है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी रियल में ये क्या है, इस पर हम लोगों को समझना है कि रेंसिडिटी है क्या। तो नाम से पता चलता होगा, विकृत का मतलब होता है बदल जाना, और गंधिता गंध का, यानी खास तौर पर किसकी गंध का बदल जाना, ये सवाल आता है। तो यहां ध्यान रखने की जरूरत है, तेल या वसा से निर्मित भोज्य पदार्थ, से निर्मित भोज्य पदार्थ, से निर्मित भोज्य पदार्थ जब किसके संपर्क में आए, तो O2 के संपर्क में आता है। इस पॉइंट पर जरा जोर देने की जरूरत है। तेल या वसा से बना हुआ कोई खाना है, फूड मटेरियल है, फूड स्टफ्स है, और वह किसके संपर्क में आ रहा है, O2 के संपर्क में आता है, तो उसकी गंध एवं स्वाद दोनों चीज बदल जाएगी, बदल जाती है, बदल जाती है। देख सकते हैं बदल गया है। क्या चीज बदला है, गंध और स्वाद। यहाँ स्पेशली नाम को जो फेवर किया गया वो गंध के आधार पर फेवर किया गया है, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है कि भोजन का जब स्वाद बिगड़ेगा तो गंध भी बदलेगा, दोनों एक साथ होगी। तो नेचुरली यह देखने की चीज है कि तेल या वसा, हम लोग तेल या वसा से बना हुआ खाना को अगर घर में भी छोड़ देते हैं तो वह खुली वायु में जो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो ऑक्सीकृत हो जाती है। रियल में तेल या वसा से जो खाना बना है वह ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीकृत होने के कारण ही उसकी गंध और स्वाद बदल जाती है। और इसी क्रिया को हम लोग, इस क्रिया को ही विकृत गंधिता, विकृत गंधिता कहा जाता है। तो रियल में ये ध्यान देने की जरूरत है कि रेंसिडिटी क्या है। रेंसिडिटी में हुआ क्या, तो हम कह सकते हैं तेल या भोजन से, तेल या वसा युक्त भोजन का ऑक्सीकरण हुआ है। रियल में तेल या वसा युक्त भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हुआ है, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो हम यहां कह सकते हैं कि विकृत गंधिता क्या है। तो विकृत गंधिता एक रासायनिक प्रक्रिया है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें तेल या वसा से बना हुआ कोई भी खाना है तो वह किस क्रिया में भाग ले रहा है, हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन की क्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, और उसकी गंध क्या हो जाती है, बदल जाती है। रियली में एक चीज और बात किया जाए कि ऐसे भोज्य पदार्थ फिर खाने लायक नहीं रह पाते, क्योंकि इनके स्वाद और गुणवत्ता दोनों में हरासमेंट आ जाती है।
तो विकृत गंधता में भोजन का गुण बदल जाता है, वह भोजन खराब हो जाता है। अगर थोड़ी देर और इसे छोड़ दिया जाए तो यह भोजन पॉइजनस भी हो सकता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। लेकिन हम इस पर यह बात करने वाले हैं कि बहुत सारे खाना तेल या वसा से बने होते हैं, वो लंबे समय तक भी सुरक्षित रखे जा सकते हैं, प्रिजर्व किए जा सकते हैं। तो वो किस आधार पर किए जा सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से टॉपिक में हम आगे बढ़ रहे हैं, वह है टॉपिक दहन। दहन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों को स्टडी करना है 10th क्लास के लिए और कंपटीशन जोन के लिए। दहन क्या है, तो दहन के बारे में ये पहले जानना है कि दहन में कौन सा पदार्थ भाग लेता है। तो दहन में दहनशील पदार्थ ही दहन की क्रिया दिखा सकता है। दहनशील पदार्थ बोलिए या इसे हम ईंधन बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूल्स या कंबस्टिबल मैटर, यानी वह पदार्थ जो दहन की क्रिया में भाग लेता है दहनशील पदार्थ कहलाता है। तो सीधा सीधी वह पदार्थ जो दहन की क्रिया में भाग लेता है दहनशील पदार्थ या ईंधन पदार्थ कहलाता है। अब सवाल है कि दहनशील पदार्थ दहन की क्रिया में, नाम से पता है दहन माने जलने लायक, शील माने आचरण, माने जो आचरण दिखाता है जलने का, वह पदार्थ ही दहनशील पदार्थ होता है। तो ज्यादातर यह ध्यान रखना है कि दहन की क्रिया में होता क्या है। तो दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई ईंधन या दहनशील पदार्थ O2 या दहन के पोषक पदार्थ, यहां लाइन को समझा जाए, दहनशील पदार्थ या ईंधन O2 या दहन के पोषक पदार्थ, यह लाइन इंपॉर्टेंट है। O2 या हो सकता है ऑक्सीजन नहीं हो तो कोई दूसरा पदार्थ भी जलने में सहायता कर सकता है। O2 या दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति में जलकर उष्मा, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट, एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी दहनशील पदार्थ या ईंधन O2 या दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति में जलकर उष्मा और क्या उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, दहन कहलाती है। रियल में हम ऐसा बोल सकते हैं, दहन की क्रिया में ईंधन पदार्थ O2 की उपस्थिति में जलकर क्या देता है, उष्मा और प्रकाश देता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि ये O2 नहीं हो तो कोई अन्य दहन का पोषक भी रह सकता है, पोषक पदार्थ भी रह सकता है। अब सवाल है कि कौन कौन सा दहन का पोषक पदार्थ हो सकता है। इसकी जगह पर ऑक्सीजन, ज्यादातर यह देखा जाता है, मैक्सिमम जगह ऑक्सीजन ही दहन की क्रिया में भाग लेता है। लेकिन आप देखे होंगे मैग्नीशियम का फीता है, अगर वह नाइट्रोजन की उपस्थिति में, देख लीजिए यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन की उपस्थिति में यह आग को पकड़ता है और बना लेता है मैग्नीशियम नाइट्राइड, और साथ ही साथ उष्मा प्लस प्रकाश निकलता है। इसे हम बैलेंस कर लेते हैं, दैट इज 3 mg N2, और हीटिंग सब्सटेंस के रूप में लाइट के साथ निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में कि मैग्नीशियम का कोई फीता है जो कि O2 की अनुपस्थिति में इसके साथ नाइट्रोजन के साथ बर्निंग हो रहा है, जल रहा है,
और मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ ऊष्मा और प्रकाश दे रहा है, तो यह भी कैसी अभिक्रिया है? यह भी दहन की अभिक्रिया है। तो ये क्वेश्चन रह सकता है, क्या O2 की अनुपस्थिति में भी दहन की क्रिया संभव है? तो कहेंगे हाँ, यानी O2 की अनुपस्थिति में भी दहन की क्रिया संभव है। हो सकता है O2 नहीं हो, कोई दूसरा अन्य दहन का पोषक पदार्थ भी शामिल रह सकता है। प्रिय छात्र, इसका स्क्रीनशॉट रखने का काम करेंगे कि O2 की एब्सेंस में भी, एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति में भी दहन की क्रिया संभव है। ये अभी अभी हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब आता है सवाल कि दहन की क्रिया किस किस चीज के लिए हो सकती है? तो ज्यादातर दहन की क्रिया में जो पदार्थ होते हैं, दहन की क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन हो सकते हैं? तो दहन की क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ प्राय धातु, ज्यादातर कौन से धातु? सक्रिय धातु, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मेटल, या हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। यानी दहन की क्रिया में हाइड्रोकार्बन भी भाग ले सकता है और सक्रिय धातु भी भाग ले सकता है। जैसे मैं इसका बहुत सारा उदाहरण देने वाला हूं, या धातु भी रह सकता है। जिस तरह आप देख सकते हैं, कार्बन है, O2 के साथ दहन किया, CO2 और ऊष्मा प्लस प्रकाश मुक्त हो रहा है। मैं बार बार इसको लिखूंगा हीट, और इसके लिए लाइट के लिए L का प्रयोग कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं Mg है, ये भी O2 के साथ MgO बनाता है, मैंने बैलेंस भी कर लिया है, और इस क्रिया के साथ हीट और क्या निकलेगा? लाइट। अगर ऑक्साइड फॉर्म में आने के साथ साथ ही हीट और लाइट दोनों रिलीज हो, तो ये भी क्या है? दहन है। ये भी क्या है? दहन है। इस तरह कॉपर ऑक्साइड भी है, बहुत सारे ऑक्साइड हैं, सल्फर के ऑक्साइड हैं, SO2, इस क्रिया में भी हीट और लाइट रिलीज हो रहे हैं, ये भी कौन सी क्रिया है? दहन की क्रिया है। तो बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं। ये देख सकते हैं धातु का है, सक्रिय धातु का मेंबर है, ये देख सकते हैं अधातु का मेंबर है। तो इस तरह बहुत सारे धातु हैं, अधातु हैं, जो दहन की क्रिया को शो करते हैं। अब सवाल आता है कि हाइड्रोकार्बन के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो हाइड्रोकार्बन तो दो ही चीज से बना हुआ कंपाउंड है ज्यादातर, एक कार्बन हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ जो भी हाइड्रोकार्बन है, या इसके अलावा भी कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, वह O2 की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो दहन क्रिया में क्या होती है? बर्निंग की क्रिया होती है, जलने की क्रिया होती है। तो ज्यादातर कौन भाग लेता है? कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस भाग लेता है। अब इसके रिएक्शन को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके रिएक्शन को मैं यहाँ देख लूं, चौक थोड़ा तो देख सकते हैं मीथेन CH4 है, इसको मैंने O2 के साथ दहन किया है। CO2 जल और हीट प्लस लाइट। C2H6 है, या H4 ले सकते हैं, इसका भी दहन कर लीजिए। CO2 है, H2O है, प्लस हीट है, प्लस लाइट है। इसका नाम सबको मालूम होगा पहले से, मीथेन है। इसका नाम इथिलीन है। तो इसे हम लोग बैलेंस करने का काम करते हैं, देखते हैं किस तरह बैलेंस होना है। कार्बन 1 1 दैट इज 4, तो हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 और 2 4, दैट इज 2 into 2। ये देखिए ऑक्सीजन मैंने बैलेंस कर लिया है। तो रियल में यहाँ मीथेन ऑक्सीकृत हो रहा है, दहन हो रहा है। दहन भी एक ऐसी क्रिया है, ऑक्सीकरण की क्रिया है, यहाँ देख सकते हैं। लेकिन इस क्रिया में हीट और लाइट भी निकल रहे हैं, इसलिए इसको दहन हम बोल रहे हैं। लेकिन दहन रियल में कैसी प्रोसेस है? यहाँ ऑक्सीजन आ रहा है, हम बोल सकते हैं दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। यहाँ देख सकते हैं इथिलीन है, कार्बन 2 है, मैंने यहाँ कार्बन 2 लगाया। यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी मैंने 4 लगाया, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन 2 और 2, 2 दूनी
4, ऑक्सीजन देखा जाए नहीं 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 6, दैट इज 3 into 2। तो मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। इस तरह से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हैं जिसका हम लोग दहन देखते हैं और प्रकृति में एक अच्छा ईंधन के रूप में ये काम करते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन बेसिकली बहुत सारी चीजों में उपस्थित है। एलपीजी में है, सीएनजी में है, नेचुरल गैस में है, कई जगह ये मौजूद है, जीवाश्म ईंधन में मौजूद है। तो ये अच्छा टॉपिक है यहाँ से हाइड्रोकार्बन के दहन के संदर्भ में, जिस पर हम आगे बात करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट रखा जाए। कई कंपटीशन ने अपने माध्यम में हर परीक्षा में रखने का काम किया है। वह कौन सा टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करें, तो 2 टॉपिक हम लोग लेते हैं। एक है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी की भाषा में इसे हम लोग बोलते हैं द्रवित, और इसको तो पहले से पता है पेट्रोलियम, और इसे हम लोग गैस का गैस ही बोलते हैं। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, कहने का मेरा मतलब है कि इसमें जो गैस मौजूद रहते हैं वह कौन कौन गैस हैं और कौन से गैस लिक्विफाइड फॉर्म में मौजूद रहते हैं। तो रियल में यह ध्यान रखना है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जिसका फुल फॉर्म है, यह एक घरेलू ईंधन है। यह एक घरेलू ईंधन है। इसका उष्मीयमान 55 किलो जूल प्रति ग्राम है। कहने का मेरा मतलब यह है कि हम 1 ग्राम अगर एलपीजी को जलाते हैं, 1 ग्राम एलपीजी को जलाते हैं, तो हमें 55 किलो जूल के करीब ऊष्मा प्राप्त होती है, और इसी कारण यह एक उत्तम ईंधन है। इसे हम लोग उत्तम ईंधन की श्रेणी में रखते हैं। और यह हम लोगों के घर में अब सिलेंडर में भरा हुआ उपस्थित रखा जाता है, और इसका हम लोग रसोई घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं। इसीलिए इसका नाम घरेलू ईंधन के नाम से जाना गया है। अब हम लोगों को देखना है कि लिक्विफाइड गैस किस किस गैस का मिश्रण है। इसमें ईथेन है, इसमें प्रोपेन है, इसमें ब्यूटेन है। मैं सबका फॉर्मूला भी डाल दूं। ईथेन का सूत्र C2H6 है, प्रोपेन का C3H8 है, और ब्यूटेन का C4H10 है। लेकिन ब्यूटेन के रूप में 2 चीज यहाँ हम लोगों के पास उपस्थित है, एक आइसोब्यूटेन, एक नॉर्मल ब्यूटेन। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन रहता है कि एलपीजी किसका महत्वपूर्ण घटक से बना हुआ है, कौन से अवयव इसका महत्वपूर्ण घटक है। तो हम बोल सकते हैं ब्यूटेन इसका महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन उसमें भी आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन इसका प्रमुख कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट में सर्वाधिक मात्रा में यह बर्निंग का काम करती है, जलने का काम करती है। और इसमें इन सभी गैसों में कोई विशिष्ट गंध नहीं होता है, कोई विशिष्ट गंध नहीं होती है, कोई विशिष्ट गंध नहीं होती है। अगर इसकी लीकेज हो जाए रसोई घर में तो यह दुर्घटना को जन्म दे सकती है। इसी कारण एलपीजी गैस में इसका जो सिलेंडर होता है, लोहे का जो बर्तन होता है, उस बर्तन में बल्ब लगा हुआ होता है, बल्ब लगा हुआ होता है, और यह लोहा का जो सिलेंडर है, एफई सिलेंडर, इसी सिलेंडर के अंदर एलपीजी भरा होता है, और ये वाल्व से बंद रहता है। अगर इस वाल्व को प्रेशर दिया जाता है तो गैस की लीकेज स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि पाइप के कटने से या वाल्व के दबे रहने से इस गैस की लीकेजिंग स्टार्ट रहती है और दुर्घटना को जन्म दे देती है। लेकिन अगर इन सारी गैसों को बात किया जाए, रखा जाता है इसके अंदर द्रवित माध्यम में, ये सारी गैस जो होती है, ये सारी गैस जो है इसमें द्रवित अवस्था में रहती है, निकलती है तो गैसीय अवस्था में निकलती है। लेकिन इसमें
दुर्घटना से बचने के लिए, गैस के लीकेज की जानकारी होने के लिए, रिसाव की जानकारी होने के लिए इसमें अलग से एक पदार्थ मिलाया जाता है, वह है C2H5SH। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, C2H5SH यह विशिष्ट गंध वाला होता है। यही गैस लीकेज जब होती है तो हमारी नाकों तक पहुंचती है और हमें ये जानकारी मिल जाती है कि यह गैस की लीकेज है और दुर्घटना को हम लोग रोकने में सक्षम हो पाते हैं। और इसका नाम सबसे पहले मैं बता दूं क्या नाम है। इसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। मरकैप्टन ये एक गैस है, इथाइल मरकैप्टन, जो एलपीजी गैस में बाहर से मिश्रित की जाती है दुर्घटना से बचाने के लिए, गैस के रिसाव की जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एलपीजी, इसको स्क्रीनशॉट रखा जाए। ठीक, हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है नेचुरल गैस क्या है। तो नेचुरल गैस, इससे हम लोग प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। इससे हम लोग प्राकृतिक, जस्ट देखें जरा, इससे हम लोग प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। प्राकृतिक गैस। तो नेचुरल गैस कहां से मिलेगा? तो खास तौर पर पेट्रोलियम के खदानों से। पेट्रोलियम के खदानों के नीचे पाया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट। और खास तौर पर एक चीज और ध्यान रखना है कि किसका मिश्रण है ये। तो यह भी, इसका इसे मुख्य अवयव मीथेन है, पहले लिख दूं। मुख्य अवयव कौन है इसका? मीथेन है, CH4 है। कितना परसेंटेज होता है? 83%। इसके अलावे और भी अवयव है मीथेन के अलावे। इथेन भी होता है, C2H6। प्रोपेन भी, प्रोपेन या अन्य गैस भी होते हैं। और ये 16% और ये अन्य गैस 1%, कुल मिला के हो जाता है 100%। तो यहां हम देख सकते हैं कि सर्वाधिक मात्रा किसकी है? तो मीथेन की है। पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है? दैट इज कॉल्ड मीथेन। सबसे कम मात्रा में अन्य गैस और प्रोपेन उपस्थित रह सकते हैं। नेचुरल गैस में मीथेन का दहन अच्छा होता है और यह कम से कम 55 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, यह ध्यान रखने की जरूरत है, 55 किलो कैलोरी प्रति ग्राम के दर से एक मिनट जरा सा, कैलोरी और किलो जूल, हाँ, 55 किलो जूल प्रति ग्राम। जिस तरह से एलपीजी का दहन हुआ था, सेम केस इसका भी दहन का स्थिति वही है, इसका भी उष्मीय मान वही है। तो ये उष्मीय मान है 1 ग्राम। हम लोग अगर नेचुरल गैस का दहन करते हैं तो हमें 55 किलो जूल हमें उष्मा ऊर्जा मिल जाती है। उष्मा ऊर्जा हमें मिल जाती है और इसी का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में, गैस पाइपलाइन, इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं? गैस पाइपलाइन के जरिए, लाइन के जरिए घरों में ईंधन के रूप में करते हैं। ईंधन के रूप में करते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ये भी इसको ध्यान रखने की जरूरत है। और यह खास तौर पर कहाँ मिलने के चांसेस हैं? तो त्रिपुरा, जैसलमेर, बम्बई हाई, ये कहाँ मिलेगा? तो इसकी भी चर्चा कर लें। त्रिपुरा, जैसलमेर, बम्बई हाई, कृष्णा तथा गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों में ज्यादातर पाई जाती है और इसी के क्षेत्रों में इसकी उत्पत्ति होने के कारण इनकी फैक्ट्रियां यहां लगाई गई है और इनका उत्पादन तीव्रता से किया जा रहा है।
इसका स्क्रीनशॉट रखने का काम करेंगे। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आज का लास्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले, लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ना है हम लोगों को, तो श्वसन भी एक दहन है। श्वसन भी एक दहन है, लेकिन मंद दहन है। श्वसन दहन है, किस टाइप का दहन है, तो मंद दहन बोल सकते हैं। मंद दहन, दैट इज स्लो कंबसन। स्लो कंबसन, मंद दहन है। तो हम लोगों को यहां देखने की जरूरत है कि श्वसन में होता क्या है। ग्लूकोज का नाम सुने हैं, हमारे भोजन का मुख्य अवयव है, भोज्य पदार्थ का मुख्य अवयव, मुख्य अवयव है। इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। कहाँ होगा, तो हमारे शरीर के अंदर, ये भी लिख देते हैं, हमारे शरीर के अंदर ये क्रिया होगी। और ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ऊष्मा बनेगा और ऊर्जा भी निकलेगी। लगभग किलो कैलोरी में 400.4 कैलोरी के करीब ऊष्मा ऊर्जा, सॉरी केवल ऊर्जा, कार्य करने की ऊर्जा जो है ये रिलीज होती है। तो रियल में जो इसका इक्वेशन है उस पर हम लोग बात करें तो श्वसन में क्या हुआ, श्वसन में ग्लूकोज को O2 ने तोड़कर CO2 ऊष्मा ऊर्जा में तब्दील कर दिया। तो रियल में हम ये बोल सकते हैं श्वसन में, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रम है। जीव शरीर के अंदर होती है, रासायनिक अभिक्रिया है, इसीलिए इसको बोला गया है जैव रासायनिक प्रक्रम। प्रोसेस है, जैव रासायनिक प्रक्रम है, जिसमें शरीर के अंदर ग्लूकोज या भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीडेशन लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन होता है तथा ऊष्मा एवं ऊर्जा मुक्त होती है। बहुत ही अच्छी टॉपिक ये। तो ये क्रिया बहुत ही स्लो होती है, इसलिए इसका नाम मंद दहन रखा गया। रियल में श्वसन का जो इक्वेशन है उस पर बात कर लें, क्या इक्वेशन है इसका, तो देख सकते हैं 6H12O6 दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्पेशली फाउंड इन फूड स्टफ्स। ये भोजन में रहता है और हम लोग इसका इक्वेशन जब देखते हैं तो यहां से बन जाता है 6CO2 और इस क्रिया में ऊष्मा ऊर्जा के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी निकल सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल को भी ऐड कर लें तो अच्छा रहेगा, H2O। तो 6H2O प्लस हीट प्लस क्या, लाइट। लेकिन ये काफी कम मात्रा में रिलीज होता है, इसलिए हमारे शरीर को इसका एहसास बहुत कम होता है और यह क्रिया बहुत ही स्लो होती है। तो रियल में हम बैलेंस चेक कर लेते हैं। 6 ठीक है, ऑक्सीजन 12, सॉरी हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 12 और 6 18, 12 एंड 6 18। ये है श्वसन का रासायनिक अभिक्रिया। इस समीकरण को हम लोग श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का क्या हुआ, तो ऑक्सीडेशन हुआ और क्या क्या मिला हमें, तो CO2 मिला, क्या क्या मिला, जल मिला और हीट और लाइट भी रिलीज होती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति का एहसास बहुत ही कम होता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि यह श्वसन की क्रिया जो है ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया है और ऊर्जादायी अभिक्रिया भी है। यही ऊर्जा हमारे शरीर को चलायमान बनाने के लिए अति आवश्यक होती है। तो आज की इस टॉपिक में हम लोग काफी कुछ चीजों को जानने का काम किया है। 10th क्लास के अलावे कंपटीशन के बच्चों को बहुत सारी चीजों का फायदा मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।